समस्त सुधी जनों को सादर नमन। हाल ही में प्रकाशित हिंदी की दो समीक्षा पुस्तकें मेरे सामने हैं, मेरे हाथों में हैं। पहली पुस्तक नया साहित्य नई संभावनाएं इस नाम से है। यह मेरी अपनी पुस्तक है। राधा कृष्ण प्रकाशन जो राजकमल प्रकाशन से संबद्ध है, राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा यह प्रकाशित की गई है। राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, G17, जगतपुरी, दिल्ली 110-051 यह प्रकाशक का पता है। 795 रुपये पुस्तक का मूल्य है। नया साहित्य नई संभावनाएं यह पुस्तक है। इस पुस्तक में 240 के करीब पृष्ठों में पिछले 3 दशकों में मेरे द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य से संबंधित 20 लेख संकलित हैं। ये लेख वसुधा, ईसुरी, माटी, पुनर्नवा, पूर्वग्रह, साक्षात्कार आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। विषयों की विविधता है और समकालीन साहित्य का बहुआयामी परिदृश्य इनमें समेटा गया है। गद्य, कविता, उपन्यास और व्यंग्य साहित्य इतनी विधाओं में लिखी गई। कतिपय महत्वपूर्ण रचनाओं या उनके रचनाकारों पर विमर्श करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस प्रकार से लालित्य, विमर्श और नया सौंदर्य शास्त्र रचते हैं, उस पर भी कुछ लेखों में यहाँ चर्चा की गई है। अंतिम 5 निबंध विमर्श के साथ सैद्धांतिक आधारों की तलाश करते हैं। पारंपरिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय काव्यशास्त्र के मानकों से नए साहित्य को समझने का प्रयास जो नया साहित्य शास्त्र इस पुस्तक में मैंने पहले किया और संस्कृत में लिखे हुए अपने कतिपय निबंधों और प्रबंधों में किया, अभिनव काव्यालंकार सूत्रम आदि पुस्तकों में, उसी की यह एक अगली कड़ी है। और कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं और हाल में प्रकाशित हुई हैं, उनको मैं अपनी परंपरा और अपने काव्यशास्त्र की दृष्टि से किस तरह समझता हूँ, यह मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। जो 20 निबंध हैं उनमें कविता में अमरता का गान, ईसुरी की कविता इस शीर्षक से पहला, अज्ञेय पारंपरिक प्रज्ञा से संवाद, अनुप्रिया एक पुनर्यात्रा, छंदों में रंगों की बारिश, शमशेर की कविता, भारतीय उपन्यास की खोज और बाणभट्ट की कादंबरी, चारुचंद्र लेख एक टिप्पणी, पद कुपद, पदावली का नवावतार, हेरी की वापसी जो गगनगिल की कविता को केंद्र में रख करके लिखा गया लेख है, अक्क महादेवी एक संभावना जो गगनगिल के द्वारा तेजस्विनी शीर्षक से अक्क महादेवी के वचनों का अनुवादों का संकलन है, उस पर यह लेख है। दीप्ति और विमर्श की कविता है, अशोक वाजपेयी की कविताओं पर लेख है। कविता में स्वभावोक्ति, सत्य और संभावनाएं शीर्षक से विजय बहादुर सिंह के कविता संग्रहों पर विस्तार से चर्चा है। हिंदी काव्य परंपरा में खुसरो और अनामिका का आईना साज इस शीर्षक से पूरी मध्यकालीन परंपरा, भाषा की परंपरा, काव्य की परंपरा के संदर्भ में मध्यकालीन बोध और सूफीवाद आज इस प्रकार से हमारे समय में मायने रखते हैं, इसको लेकर के बहुत ही खूबसूरत उपन्यास जो अनामिका का है, उस पर मैंने बात की है और बहस उस पर मैंने उठाई है। जन्म से ही जीवित है पृथ्वी, यह प्रेम शंकर शुक्ल जो अच्छे कवि हैं हिंदी के, उनके कविता संग्रह पर लेख है। व्यंग्य की परंपरा और परसाई का अलंकार विधान, परसाई को मैंने अपनी दृष्टि से जो संरचनावादी काव्यशास्त्र संस्कृत का है, उसकी उसके मानकों से आंकने का प्रयास किया है, क्योंकि व्यंग्य की वस्तु अपने स्थान पर है लेकिन उसके साथ शिल्प भी है और उसको भी समझा जाना चाहिए।
स्मृतियों की उत्सव लीला, वैकुंठपुर में बचपन, इस शीर्षक से लेख कांति कुमार जैन की संस्मरणों की जो पुस्तक है, वैकुंठपुर में बचपन, उस पर है। एक लेख कुमार गंधर्व पर है, और संगीत की जितनी मेरी समझ है उसके साथ कुमार गंधर्व क्या अर्थ रखते हैं हमारे लिए, इस पर मैंने इसमें बात की है। कविता के नए प्रतिमान अर्थात फलम का अलम होना, इस शीर्षक से लेख नामवर सिंह की जो पुस्तक कविता के नए प्रतिमान है उस पर है। और परंपरा से संवाद और कहीं कहीं विसंगति जो कविता के नए प्रतिमान में होती है उस पर इसमें बात की गई है। शेष लेख, दो लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कला विमर्श पर हैं। लालित्य तत्व नई सहस्राब्दी का कलाशास्त्र इस शीर्षक से, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कला विमर्श इस शीर्षक से। एक लेख जो छवि सुधा पयोनिधि होई, अर्थात साहित्य और कला में अतिशय की निर्मितियां, इस शीर्षक से है, जो अतिशय का तत्व साहित्य और कला में आता है उसकी परिणतियों पर इसमें विचार किया गया है। कुल मिलाकर के 5 लेख सैद्धांतिक समीक्षा जो नई कृतियां हैं उनको सामने रखते हुए, शेष लेख जो नई साहित्यिक रचनाएं हैं उनको सामने रखते हुए लिखे गए हैं। पहला लेख ईश्वरी की कविता पर केंद्रित है। इसमें साहित्य में मृत्युबोध को लेकर के विमर्श किया गया है। अथर्ववेद में जो काल सूक्त हैं, 2 काल सूक्त अथर्ववेद में हैं, काल के संबंध में, उनके प्रसंग से किस प्रकार से मृत्यु के भय से अतीत हो जाता है, मृत्यु के भय से परे हो जाता है कवि विपश्चित विद्वान, यह जो वैदिक कवि कहते हैं। और ईश्वरी किस प्रकार से अपने गीतों में, अपने चौबोलों में मृत्यु की चर्चा करते हैं, और कितने निस्संग भाव से वे उसके ऊपर उठकर के मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु को पास आती हुई मृत्यु का वे वर्ण करते हैं। यह जो बोध है वैदिक ऋषि के बोध से ईश्वरी जैसे लोक कवि को जोड़ता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता रब्बी बेन एजरा के उद्धरण के साथ में ईश्वरी के मृत्युबोध पर यहाँ चर्चा की गई है। उसमें बूढ़े होने की कोई वेदना नहीं, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु को सहज विदा, मृत्यु का आलिंगन करते हुए संसार से सहज विदा जिस प्रकार से उल्लास के साथ कवि ले सकता है, यह ईश्वरी में कैसे आ जाता है और आधुनिक कविता में कैसे यह बोध क्षरित होता है, यह बात है विचारणीय। दूसरा लेख अज्ञेय पारंपरिक प्रज्ञा से संवाद है। संवाद किस प्रकार से कोई कवि परंपरा से करता है, इसको लेकर आनंदवर्धन ने, राजशेखर ने जो संवाद का पूरा सौंदर्य शास्त्र बताया है, उसके प्रसंग से मैंने अज्ञेय पर यहाँ बात की है। और अज्ञेय जो है, आनंदवर्धन के जो 3 प्रकार के संवाद हैं उनकी बजाय परपुर प्रवेश सदृश जो संवाद होता है उस पद्धति से संवाद करते हैं। वे परंपरा से शब्द या अवधारणा लेकर आते हैं, उसे अलग तरह से विन्यस्त करते हैं। पुनर्विन्यास और नवार्थ संधान उनके संवाद का हिस्सा बनता है, और विशिष्ट संवाद एक तरह से यह बन जाता है। इसको विसंवाद शब्द के द्वारा मैंने बताया है। विसंवाद यहाँ विसंगति के अर्थ में न होकर के एक सार्थक नया संवाद रचने की प्रक्रिया बनती है, इस अर्थ में यहाँ कहा गया है। और शून्य किस प्रकार से सन्नाटा बनकर के आता है अज्ञेय की कविताओं में, खासतौर से असाध्य वीणा तथा अन्य कविताओं में, इस पर मैंने बात की है। शमशेर की कविता पर, उनमें जो रंगों की बौछार होती है उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा, उस पर मैंने चर्चा की। उत्प्रेक्षा के कवि शमशेर को मैं मानता हूँ, और अद्भुत उत्प्रेक्षाएं वे रचते हैं अपनी कविता में।
एक लेख भारतीय उपन्यास की खोज और बाणभट्ट की कादम्बरी इस शीर्षक से है। इसमें कादम्बरी और आज उपन्यास की जो अवधारणा है, आज के उपन्यास के मानक और बाणभट्ट की कादम्बरी, इन दोनों को आमने सामने रख कर के देखा गया है। कादम्बरी किस प्रकार से विशिष्ट भी हो जाती है आधुनिक उपन्यास की अवधारणा से, और कहाँ आधुनिक उपन्यास की अवधारणा पर सत्यापित भी अपने आप को करती है। ये बातें मैंने इसमें उठाई हैं। उपन्यास जीवन का भास्वर ग्रंथ है। पुस्तकें जीवन नहीं है, वे ईथर की प्रकंपन मात्र हैं। लेकिन उपन्यास एक प्रकंपन के रूप में संपूर्ण मानव को जीवमान बना सकता है। कविता, दर्शन, विज्ञान या अन्य कोई भी पुस्तक जो प्रकंपन कर पाते हैं, उनसे वह उच्चतर है। डी.एच. लॉरेंस की इस उक्ति के साथ मैंने इस निबंध की शुरुआत की है। विजय बहादुर सिंह की कविता में जो खरापन है और बेबाक उक्तियां हैं, स्वभावोक्ति अलंकार के द्वारा उनकी पहचान, वो सत्य की अभिव्यक्ति और किस प्रकार से वे संभावना बनाती हैं, इस पर मैंने बात की है। और इन सभी लेखों में पारंपरिक काव्य शास्त्र और नया साहित्य, उनको आमने सामने रखा गया है। इससे पारंपरिक काव्य शास्त्र कहीं विस्तार भी लेता है और नया साहित्य अपना खरापन प्रकट भी करता है। दोनों ही बातें इस पुस्तक में इस पुस्तक में संकलित लेखों में घटित होती हैं। कनुप्रिया एक पुनर्यात्रा शीर्षक लेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत चेतना और वैष्णवी भावधारा आधुनिक बोध से यहाँ जुड़ती है और परंपरा और इतिहास टकराते हैं, और उससे कहीं न कहीं अधूरापन छूट जाता है। भारती की रचना में वो जीवन दर्शन नहीं बन पाता, समग्रता नहीं आ पाती है। इस पर मैंने बात की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारुचंद्र लेख पर भी यही टिप्पणी है कि उसमें अधूरापन कैसे आ जाता है। पूरे मध्यकालीन बोध को जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं, उसके वे एकमात्र भाष्यकार प्रतीत होते हैं पूरी हमारी परंपरा में। और जिस प्रकार से वे तंत्र और पूरी आगम परंपरा को जो मध्यकाल में चली आ रही है, उसके बरक्स जो उस समय की राजनीति और इतिहास है, उसको प्रस्तुत करते हैं। और इस टकराव में जो विफलता है पूरे भारत की, उसको एक प्रश्न चिन्ह बना करके वे प्रस्तुत करते हैं। यह चारुचंद्र लेख उपन्यास इस दृष्टि से बहुत पठनीय है और विचारणीय है। वह बहुत ही तीखे सवाल भी हमारे सामने छोड़ता है। पद कुपद अष्टभुजा शुक्ल का पहला कविता संग्रह, गीतों का संग्रह था। पद, या जिसको कुपद उन्होंने कहा, उनका संग्रह था। यह पहली किताब उनकी चकित करने वाली और चौंकाने वाली थी। और जो पदावली की परंपरा चली आ रही है, वह कैसे री इनकारनेट होती है, नवावतरित होती है अष्टभुजा शुक्ल में, इस पर इसमें बात की गई है। गगन गिल हमारे समय की विलक्षण कवि हैं और उनकी कविता जब भी मैं आई बाहर, इस कविता संग्रह को लेकर के बौद्ध दर्शन और धर्म और बुद्ध की परंपरा से जिस तरह से वे रूबरू होती हैं, संपूर्ण अपने आधुनिक भाव के साथ, इस पर इसमें बात की गई है। और उन्हीं का अनुवाद जो अक्क महादेवी के वचनों का है, अनुवाद की समस्याएं और किस प्रकार से अक्क महादेवी आज हमारे लिए पुनः प्रासंगिक हो जाती हैं इस अनुवाद के द्वारा, इस पर मैंने इसमें बात की है। अनामिका का उपन्यास निश्चित रूप से हिंदी के अच्छे उपन्यासों में से है, जो हाल ही में प्रकाशित जितने उपन्यास हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। और हिंदी काव्य परंपरा और खुसरो की काव्य परंपरा, खुसरो का जो बोध है, वो खुसरो हमारे लिए आज क्या मायने रखते हैं, विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए इस समय क्या मायने रखते हैं, ये पूरे आज के राजनीतिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, हमारे बदलते हुए संसार में नव्य सूफीवाद
किस तरह से आ सकता है, उसकी संभावनाओं की यह बड़ी सार्थक तलाश इस उपन्यास में की गई है। कुल मिलाकर के जितनी रचनाएं मुझे कुछ कहने लायक लगी उन पर मैंने बात की है। अपनी परंपरा के संदर्भ से मैंने बात की है। प्रेम शंकर शुक्ल की जो कविता है उसमें कला की समझ के साथ कविता कैसे बनती है, यह प्रक्रिया घटित होती हुई हम देखते हैं। और रंगों की चेतना और कला की समझ वो कविता बनकर के अवतरित होती हैं और कला शास्त्र का संबंध कविता से जुड़ता है। और जो संस्कृत काव्यशास्त्र के अलंकार हैं वे कैसे आधुनिक कविता में नया रूप लेते हैं। जो परिभाषाएं हैं अलंकार की हैं वे टूटती हैं और नई परिभाषाएं फिर उन अलंकारों की बनाना पड़ती हैं, क्योंकि वे अलंकार तो हैं, रूपक भी है और भाविक अलंकार भी है, उदात्त भी है, स्वभावोक्ति भी है और समासोक्ति भी है। समासोक्ति तो कई नए तरह के कई नए रूपों में उतरती ही है। टी.एस. इलियट की कविता में समासोक्ति आती है, शमशेर की कविता में आती है, नए युगबोध के साथ आती है। तो यह प्रकृत और अप्रकृत अप्रकृत के जो रिश्ते हैं वे बदलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। इन पर मैंने पारंपरिक काव्यशास्त्र की संभावनाएं भी बनती हैं, नए साहित्य की भी नई संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर के इन 20 लेखों में मैंने यह प्रयास किया कि किस तरह से ये संभावनाएं बनती हैं। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है यह अरुण माहेश्वरी की किताब है। लगभग 370 पृष्ठों की यह किताब है। 500 रुपया इसका दाम है। सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से, जो कि प्रसिद्ध प्रकाशक हैं, यह पुस्तक छपी है। प्रमाता का आवास, बहुत ही सार्थक इसका शीर्षक है और प्रमाता की विशिष्ट अवधारणा की व्याख्या भी यह पुस्तक करती है। अरुण माहेश्वरी एक तेजस्वी प्रखर समीक्षक हैं हमारे समय के, और मार्क्स का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया है। मार्क्सवाद में वे रमे हुए हैं, उतने ही वे शैव दर्शन और अभिनव गुप्त में भी रमे हुए हैं। शैव शास्त्र के ग्रंथों में विशेष रूप से ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत विमर्शिनी और तंत्रालोक को वे सटीक उद्धृत करते हैं और कुछ समझबूझ कर उद्धृत करते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में जाक लकान तथा अन्य आधुनिक चिंतकों का उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है और इस दृष्टि से कुछ दुर्लभ प्रकार का उनका साहित्य है, उनकी समीक्षाएं हैं जो दो अलग-अलग छोरों को मिलाती हैं। प्रमाता का आवास यह किताब है और प्रेम, विच्छिन्नता और विक्षोभ, इन 3 खंडों में व्याख्या के प्रश्नों से अरुण माहेश्वरी इस किताब में जूझते हैं। किताब को पढ़ते हुए लगता है कि व्याख्या का युग समाप्त हुआ, ऐसा वे कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से उत्तर आधुनिक विमर्शकारों ने कहा कि इतिहास का अंत हुआ, महाकाव्य का अंत हुआ और महावाक्य का अंत हुआ, डिस्कोर्स का अंत हुआ, लघु परंपराओं का समय आया, यह व्याख्या का क्या अंत माना जाए, यह प्रश्न इस किताब से उठता है। हम लोग तो व्याख्या के काल में अभी भी रह रहे हैं और हम लोगों में से कई लोग व्याख्याओं के सहारे ही अपना सारा विद्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वही हमारा जीवन भी है। पर प्रमाता, जिसको कि काव्यशास्त्र में सहृदय कहा गया, सामाजिक भी कहा गया, दर्शन शास्त्र से प्रमाता शब्द साहित्य शास्त्र में भी आ जाता है। प्रमाता तो सर्वत्र है, जो भी बोध करता है
वह प्रमाता होगा ही। प्रमाता, प्रमेय और प्रमा, यह त्रिपुटी दर्शन में बताई जाती रही है। इनके बिना कोई भी चर्चा होती नहीं है। त्रिपुटी के तीनों कोण या त्रिकोण के तीनों कोण जब रहेंगे तभी पूरा विमर्श हो सकेगा। प्रमाता भी होगा जो कि बोध करता या बोधता है, प्रमेय जो विषय है वह भी होगा, तो विषयी और विषय भी होंगे, और प्रमा या प्रमाण, इन दोनों को जोड़ने वाली प्रक्रिया भी होगी। देकार्ते के कोगिटो की अवधारणा को उद्धृत करते हैं अरुण माहेश्वरी, जहां पर मैं की दो सत्ताएं मानी गई हैं, एक अव्यक्त है दूसरी व्यक्त है। और इसको फिर अभिनव गुप्त की जो व्याख्या है कि प्रमाता किस प्रकार से अपने ही अंश से प्रमेय की सरिता के प्रवाह को रचता है, और प्रमेय सरित के दो तटों पर स्वांश को प्रवाहित करता है, इसको उद्धृत करते हैं कोगिटो की अवधारणा से, इसको जोड़ते हुए अरुण माहेश्वरी। कुल मिलाकर के आध्यात्मिक चिंतन जो अभिनव गुप्त का है, जो बड़ी दार्शनिक भूमिका पर प्रस्तुत किया गया है, और जो लकान आदि मनोविश्लेषणकर्ताओं का, मनोवैज्ञानिकों का विचार है, दोनों तटों को वे जोड़ते हैं। प्रमाता के उल्लासोद्वेलन की बात वे करते हैं, जिसको जुई सांस आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और इसको वे अभिनवगुप्त की स्वात्म परामर्श शेषता के नाद से तुलनीय ठहराते हैं। ये स्वात्म परामर्श शेषता का जो नाद है, वह उल्लासोद्वेलन की जो मनोविज्ञान की अवधारणा है, उसके पासंग में आता है। पासंग नहीं कहना चाहिए, उससे तुलनीय ठहरता है। जाक लकान की अवचेतन की कितनी भूमिका है, जाक लकान के द्वारा परिभाषित अवचेतन की कितनी बड़ी भूमिका है प्रमाता के आवास में, इसकी विस्तार से चर्चा अरुण माहेश्वरी करते हैं। अवचेतन की व्याख्या यहाँ पर की गई है, और अवचेतन स्वयं व्याख्या करने लगता है। यह जो अवचेतन में होने वाली व्याख्या है, इसकी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर किया गया है। काव्य रचना में तो आनंदवर्धन आदि जिस प्रकार से बात करते हैं, उसमें अवचेतन की भूमिका का संकेत होता है, और उनकी शब्दावली भिन्न हो सकती है। वे सरस्वती वेशा घटेति यथेच्छम भगवती, कभी सचेत भाव से कुछ रचता ही नहीं है, वह तो घटित होता चला जाता है, उसके भीतर से सरस्वती घटित होती है, ऐसा जब कहते हैं। और आधुनिक काल के पश्चात उत्तर आधुनिक विमर्शकार जब कहते हैं कि राइटिंग राइट्स नॉट द राइटर, तो जो लिखित ही है वह लिखता चला जाता है, और लिखने वाला नहीं लिखता है, ऐसा वे कहते हैं। तो कहीं न कहीं बात वही आती है, पर प्रसंग संदर्भ बहुत बदल जाते हैं। तब इन दोनों को हम आमने सामने कितना रख सकते हैं, यह प्रश्न आता है। क्योंकि आनंदवर्धन जिस देश काल से, जिस बोध के साथ बात कर रहे हैं, उनका जो विश्वबोध है, और अभिनवगुप्त जिस देश काल से, जिस विश्वबोध के साथ बात कर रहे हैं, वह 20वीं शताब्दी के मनोविश्लेषकों का बोध नहीं हो सकता है। और दोनों को आमने सामने तो निश्चित रूप से रखा जा सकता है, क्योंकि बात वही उठ रही है, बहुत भिन्न संदर्भों में उठ रही है। तब लकान की थीसिस पर चर्चा अरुण माहेश्वरी करते हैं कि अवचेतन को हम चेतन कैसे बना सकते हैं, और यह गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि अज्ञात है अवचेतन। और जो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, वे तो यह कहते हैं कि आप अवचेतन कैसे कहते हैं, आपको क्या मालूम कि वो अवचेतन है कि क्या है, अचेतन आप कैसे कहते हैं, जब आप उसको जानते ही नहीं है, जब आप अपने आप को नहीं जानते हैं। तो मेरा इतना हिस्सा अवचेतन है और मेरा इतना हिस्सा सचेतन है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि जिसको आप सचेतन कह रहे हैं वो ज्यादा अवचेतन हो, और जिसको आप अवचेतन कह रहे हैं वो ज्यादा चेतन हो। यह तो प्रश्न अलग है, जो कि एक बहुत बड़े धर्मगुरु के द्वारा उठाया हुआ है। लेकिन जाज जाक लकान के
संदर्भ से अरुण माहेश्वरी यह सवाल उठाते हैं कि अवचेतन को हम चेतन कैसे बना सकते हैं। उसके साथ यह प्रश्न जुड़ता है कि जो अज्ञात है और अनंत है, उससे हम शांत उसको हम शांत से कैसे माप सकते हैं। कुल मिलाकर के यह तो सवाल हैं जो हमारे समय के मनोविश्लेषकों के संदर्भ से और अभिनव गुप्त जैसे शैव दार्शनिकों के संदर्भ से अरुण माहेश्वरी उठाते हैं। इसके साथ वे व्याख्या के प्रश्नों पर विचार करते हैं और रवीश कुमार और विनय कुमार तथा गीतांजलि के रेतगढ़ी जैसे उपन्यासों के संदर्भ से उन्होंने इस पर चर्चा की है। रवीश कुमार हमारे समय के तेजस्वी पत्रकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनकी चर्चा कितनी हुई है मुझे जानकारी नहीं है, पर इश्क में शहर होना उनकी किताब है। यह तो मेरे देखने में भी आई है और पढ़ने लायक किताब है। लप्रे किसको कहा गया है, लघु प्रेम कथाओं का संकलन यह है। इश्क में शहर होना यह शीर्षक है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। शहर में इश्क होना शीर्षक नहीं है। तो रवीश कुमार कुछ कहना चाहते हैं कि शहर में रहते रहते शहर हो जाता है आदमी और इश्क में शहर हो जाता है आदमी। इश्क भी करता है शहर में और इश्क में शहर होता चला जाता है। ये श्रृंखला है रवीश कुमार की कहानियों की और चूंकि शीर्षक भिन्न प्रकार का है, जिस तरह की कहानियां रवीश कुमार ने लिखी हैं, छोटी छोटी कहानियां, वे बहुत अलग तरह की कहानियां हैं। इसलिए उनको आंकने के लिए कहानी के सारे प्रचलित मानक लागू नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा अरुण माहेश्वरी कहना चाहते हैं। और अभिनव गुप्त के हवाले से अभिनव गुप्त को इसके लिए अपनी बात को प्रामाणिक बताने के लिए वे उद्धृत करते हैं, जिसमें अभिनव गुप्त कहते हैं कि नए चिंतन पर पुरातन पंथी दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा अरुण माहेश्वरी की व्याख्या के अनुसार अरुण गुप्त कह रहे हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि जान पहचान की जगहों से अनजान जगहों पर जाना इश्क में शहर होना होता है। शहर में जानी पहचानी जगह हैं, उनसे ऊब कर उनको छोड़कर अनजानी जगहों पर प्रेमी और प्रेमिका जाते हैं और इश्क में वे शहर बनते हैं। प्रेम विषय है जो 3 खंड इसके हैं, उनमें से पहले खंड का और प्रेम की मीमांसा अनेक मनोविश्लेषकों के मंतव्यों को उद्धृत करते हुए भी अरुण माहेश्वरी करते हैं, रवीश कुमार को उद्धृत करते हुए भी वे करते हैं। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रेमी में भिन्न गुण को महसूस नहीं करता, बल्कि भिन्नता मात्र के सामान्य गुण को आत्मसात करता है। यह सूत्र है। और प्रेम किस तरह से होता है, प्रेम किस तरह से पनपता है दो लोगों के बीच में, इसको समझने के लिए। इसलिए अरुण माहेश्वरी यह भी कहते हैं कि प्रेम सिर्फ कविता होता है, कहानी नहीं। क्योंकि प्रेम के विशिष्ट प्रसंग नहीं हो सकते, प्रेम में केवल कविता ही हो सकती है और प्रेम कविता में ही महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर के रवीश कुमार की प्रेम कहानियों को अभिनव गुप्त के द्वारा समझने का प्रयास यहाँ किया गया है और उनकी राजनीतिक निष्पत्तियां जो आधुनिक विमर्शकारों के द्वारा व्याख्यायित हो सकती हैं, उन पर भी दृष्टि अरुण माहेश्वरी डालते हैं। और प्रेम प्रायोजित हो सकता है या नहीं हो सकता है, सुरक्षित प्रेम हो सकता है क्या, इस पर विचार करते हुए वे मानते हैं कि मेघाच्छादित आकाश में मेघों पर बिजली की गोंद की तरह थिरकता हुआ भैरव भाव प्रेम है, जो कि शिव के सृष्टि उत्पत्ति से लगा करके अनुग्रह तक की जो पंच कृत्य हैं, उनके स्फुरण की तरह होता है। वे इस पर विचार करते हैं कि प्रेम में घोषणा का क्या महत्व है और आई लव यू कब कहता है, क्यों नहीं कहता है प्रेमी। यह मनोविश्लेषकों के उद्धरणों के साथ वे विचार करते हैं और आधुनिक साहित्य पर विमर्श के साथ वे इस पर विचार करते हैं। यह अलग तरह का विमर्श पुस्तक में रचा गया है और वादी और निकोलस की बातचीत
उद्धृत करते हुए प्रेम में जोखिम और अप्रत्याशित का आनंद, कौतुक का उल्लास कितने मायने रखता है। यदि वह समाप्त हो जाता है तो प्रेम की क्या स्थिति होती है, इस पर अरुण माहेश्वरी बात करते हैं। वे प्रमाता की संगठना पर बात करते हुए लकान ने जिस प्रकार से अजनबीपन या एलिनिएशन और अलगाव, सिपरेशन, दोनों को प्रमाता के गठन के लिए जरूरी माना, और अजनबीपन प्रमाता को विभाजित करता है, दो टुकड़ों में उसको, उसकी सत्ता को विभक्त करता है, और अलगाव भी उसमें फिर भूमिका अपनी अदा करता है। इस पर चर्चा करते मन की संरचना और आधुनिक मनुष्य का अलगाव, आधुनिक मनुष्य का आत्म अलगाव, इस शीर्षक से जो लेख है उसमें कथा पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर चर्चा करते हुए मार्कंडेय जी के कथा कर्म पर विचार करते हुए महादेवी वर्मा का इतिहास और परंपरा पर उद्धरण दिया गया है। यह बहुत ही मौजूद उद्धरण है, और महादेवी वर्मा कितनी बड़ी गद्यकार हैं और विमर्शकार भी हैं हमारे समय की। दुर्भाग्य से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अरुण माहेश्वरी ने ध्यान दिया, एक प्रचंड प्रवीर हैं जिन्होंने कि महादेवी वर्मा की कविता का जो वजूद है उसको समझा जाना, वो उपन्यासकार हैं। पर यहाँ विकास में, अनादि क्रम में मनुष्य केवल कर्म की दृष्टि से ही नहीं, अपने दर्शन, चिंतन, आस्था आदि की दृष्टि से भी किसी ऐसी परंपरा की सुनहरी कड़ी है जिसका एक छोर अतीत में तथा दूसरा भविष्य में अलक्ष्य रहता है। यह महत्वपूर्ण सूत्र महादेवी वर्मा से, महादेवी वर्मा के इस उद्धरण से लेकर के, और आधुनिक मनुष्य का जो आत्म अलगाव है उसकी चर्चा अरुण माहेश्वरी कर। इस दृष्टि से किस तरह मानक बदल जाते हैं नई रचना की पढ़त के या उसके पाठ के, इस पर अरुण माहेश्वरी बात करते हैं। गीतांजलि श्री के रेत समाधि उपन्यास पर बात करते हुए वे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े चाव से, जिसे कहते हैं रस लेकर, डूबकर इस उपन्यास को पढ़ा होगा। यह उपन्यास चाव से पढ़ने या डूबने के लिए लिखा ही नहीं गया है, इसका वह विन्यास ही नहीं है। यह प्रेमचंद के शिल्प की तरह कथ्य से स्वतः निर्मित किसी प्रमाता का पूर्ण विन्यास नहीं है। इसके विन्यास का अपना एक अलग सचेत लक्ष्य है। यह उपन्यास के एक कल्पित चौखटे में प्रमाता के बिखरे हुए अलग अलग अंगों के जैविक बोध के आख्यानों का समुच्चय है। रेत समाधि को किस प्रकार से प्रमाता ग्रहण करेगा, इसकी प्रक्रिया का भी विवेचन है। हालांकि प्रेमचंद को लेकर के जो कहा है वह भी चिंतनीय है। और क्या प्रेमचंद में सर्वत्र ऐसा होता है कि हम चाव ले लेकर के, रस ले लेकर, डूब कर ही उनको पढ़ें? और वे तो बेचैनी भी अनेकत्र जगाते हैं और प्रश्न भी छेड़ते हैं, या उस प्रकार की चाव ले लेकर के रचनाएं, प्रेमचंद के उपन्यास सर्वत्र तो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो नए उपन्यास और नई कथा रचनाएं और कविता रचनाएं आई हैं उनकी दिशा और दशा बदल गई है। और इस पर बात अरुण माहेश्वरी अपने सारे उत्तर आधुनिक विमर्श और शैव दर्शन की समझ के साथ बात करने वाले विरल समीक्षक हमारे समय के हैं। इतना उनके संबंध में अवश्य कहा जा सकता है। इजराइल के उपन्यास रोशन की समीक्षा जब उन्होंने पहले कभी प्रकाशित की थी
उसकी पुनः समीक्षा वे करते हैं। प्रमाता का सत्य इस लंबे लेख में कुल मिलाकर के यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रमाता का आवास। और शैव दर्शन में जिनकी रुचि है उनके लिए रुचिकर हो सकती है कि किस प्रकार से शैव दर्शन पूरी तरह से नई विचारधाराओं के संदर्भ में पुनः संदर्भित होता है। जो लोग नए साहित्य में रुचि रखते हैं, अत्याधुनिक साहित्य में, उनके लिए भी यह पठनीय पुस्तक है। इन शब्दों के साथ आज की यह चर्चा पुस्तक चर्चा में समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।